बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं। आर्मी चीफ का लाहौर का दौरा और फिर कुछ लोगों से जो एक्स सर्विसमैन थे उनसे गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वहाँ पे बहुत रेलिवेंट हो गया है। इमरान खान साहब की हुकूमत गई और इसके हवाले से कहा गया कि शायद कहीं ना कहीं इक़्तिदार के ऐवान और फिर जो ताकतवर हलके थे उनका एक बहुत ज़्यादा एक रेलिवेंट हिस्सा है इस पूरे सियासी मंजरनामे को तब्दील करने के हवाले से। वहाँ पर आज क्या हुआ लाहौर के अंदर, जो अंदरूनी कहानी राय साहब आपसे हम जानेंगे। और फिर सुनामी के हवाले से ऐलान किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सुनामी की तैयारी कर रहे हैं, इक़्तिदार के ऐवान, फैसला साज हलके, मुत्तहिदा हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है। एक पैनिक की सिचुएशन है और लाहौर का जलसा और उसके बाद क्या ऐलान होता है, इस्लामाबाद की तरफ क्या किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। इसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में तफसीलात शामिल करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हंगू का जो ज़िमनी इंतखाब था उसमें बड़े मार्जिन से ये सीट अपने नाम की और अवाम का जो रिएक्शन है राय साहब वो आना शुरू हो गया है। लेकिन सबसे पहले आज आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा वो लाहौर गए और उन्होंने वहाँ पर जो मुलाकातें की और जो गुफ्तगू हुई और उसके बाद जो खबर वहाँ से निकली है वो ये कहते हैं कि फ़ौज और अवाम के दरमियान फूट पैदा करने की किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो जितने भी जो उनके रिटायर्ड अफसरान थे जो उनसे गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के जो आला म्यार जो इस किस्म की गुफ्तगू होती है, जो ISPR की तरफ से जो रिलीज़ की जाती है उसमें ये यकीनन एक हिस्सा होता है। लेकिन राज साहब, मैंने ये जो खबर पढ़ी है जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुई है वो तो ठीक है, लेकिन असल कहानी क्या है? फौज और अवाम के दरमियान क्या कोई खलीज मौजूद है जिसका आर्मी चीफ जिक्र कर रहे हैं? क्या कहीं पर लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान के सियासी हालात के ज़िम्मेदार फ़ौज हैं या कोई मुनज़्ज़म किस्म की तहरीक चलाई जा रही है जिसकी वो नेगेट करते हुए आर्मी चीफ नज़र आ रहे हैं? राज साहब, क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है? फॉर्मेशन जो आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले कॉन्फ्रेंस भी हुई, मीटिंग होती है, फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस DG ISPR की तरफ से हमें सुनने को मिली और फिर अब आर्मी चीफ का ISPR ने ये बयान जारी करना। राज साहब, क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है? क्या वाकई ऐसा है कि खलीज हमें नज़र आ रही है मुल्क के अंदर जिसका बार बार फौज जिक्र कर रही है? देखें हाशमी साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो गुफ्तगू हुई है रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ लाहौर में, उस पर भी बात करते हैं। उसकी जो अंदरूनी कहानी है वो भी रखते हैं अपने व्यूअर्स के सामने और इस मामले पर भी बात करते हैं कि आखिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को लाहौर जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, वहाँ रिटायर्ड अफसरान से मुलाकात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके साथ साथ उनके साथ एक इंटरैक्टिव सेशन करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, यानी जिसमें सवालात जवाबात हुए और जनरल बाजवा ने उनके सवालात के जवाबात दिए। अब इसके दो बड़े मज़े के पहलू हैं, दो बड़े दिलचस्प पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जब मेजर हारिस को नून लीग के गुंडों ने मारा, उन पर बदतरीन तशद्दुद किया, ख्वाजा सलमान रफ़ीक के गार्ड्स और नून लीग के रहनुमाओं के जो गार्ड्स थे उन्होंने जब तशद्दुद किया और उसकी वीडियो आम शहरियों ने बना ली और वो वीडियो हो गई वायरल। अब वो वीडियो जब वायरल हुई 80 लाख 90 लाख लोगों ने देखी तो लोगों ने एक आप ये कह सकते हैं कि फ़ौज की तवज्जो दिलाने की कोशिश की कि ये किस किस्म की हुकूमत आ गई है जिसके आने पर आप खामोश भी थे कि इसने सरेआम आपके फ़ौजी अफसरान को मारना पीटना शुरू कर दिया है और फ़ौज बिल्कुल खामोश भी है। और चूँकि कुछ हल्के ये भी तासुर दे रहे थे कि इस हुकूमत के गिरने के हवाले से जितने भी अवामिल थे उनमें फ़ौज खामोश रही, या आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पसे पर्दा फ़ौज का
कुछ हाथ भी था, ये कुछ हल्के, ये भी कहते हैं। तो फ़ौज पर बड़ी तनकीद हो रही थी, फ़ौजी क़यादत पर बड़ी तनकीद हो रही थी कि मेजर हारिस को भी पीटा। मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत आई, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आई या बैरूनी साजिश की मदद से आई, इसमें 2-3 आप कह लें कि बड़े तल्ख किस्म के हक़ाइक़ ऐसे हैं जो डिस्कस किए जा रहे थे। तो एक तो उस सेंटिमेंट को आप ये कह लें कि कम करने के लिए जनरल बाजवा गए लाहौर, वहाँ उन्होंने मेजर हारिस की अयादत भी की हॉस्पिटल में, और एक पैगाम फ़ौज के अंदर पहुँचाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऐसी हुकूमत आ गई है, यानी शहबाज शरीफ की ये हुकूमत आ गई है, तो अब वो हमारे कोई फ़ौजियों के ऊपर भी हाथ उठाएंगे या उनके साथ मारपीट भी करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये असल में एक पैगाम देने की कोशिश की, आप कह लें कि एक पॉपुलर स्टैंस लेने की कोशिश की विद इन आर्मी। अच्छा, जो भी चीफ्स होते हैं वो इस किस्म के आप कह लें कि इक़दामात करते रहते हैं। हर चीफ की एक प्रोफाइल बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग के लिए इस किस्म के इक़दामात किए जाते हैं। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इंटरैक्टिव सेशन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान के साथ। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? अगर आप इसका बैकग्राउंड तलाश करें, इसका पस मंज़र तलाश करें, तो पता ये चलता है कि इसका मुमकिना पस मंज़र ये है कि सोशल मीडिया पर जनरल हारून जैसे जो सीनियर तरीन पोजीशन से रिटायर होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो जनरल एजाज़ अवान, फिर आपके उससे निचले रैंक के जो ऑफिसर जो रिटायर हुए और बड़े कलीदी ओहदों पर रहे, जो जंगों में ज़ख्मी भी हुए, उनमें से 99.9% खुलकर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। वो ऐसे ओहदों पर रहे हैं जहां पर उन्होंने इंटेलिजेंस शोबों के सरबराही भी की है, जहां उन्होंने मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी किए हैं। इसलिए उनमें यह सलाहियत भी है कि सियासी हालात की असेसमेंट कर सकें कि असल में यह हुकूमत कैसे गिरी और कौन कौन से किरदार हो सकते हैं, बैरूनी भी और अंदरूनी भी। और ये असेसमेंट के बाद वो पूरी लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि ये एक बैरूनी साजिश थी। इस बैरूनी साजिश के बाद कुछ अंदरूनी सहूलतकार थे और उन अंदरूनी सहूलतकारों ने ऑपोजिशन को फैसिलिटेट किया, उसकी वजह से ये हुकूमत गिरी। तो ये जो एक सेंटिमेंट है, इसका मतलब है कि इससे अंदाज़ा लगा लें कि फ़ौज के अंदर क्या जज्बात होंगे, क्योंकि ये जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं, ये कोई बहुत अरसा पहले रिटायर भी नहीं हुए। इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फ़ौज के अंदर इस वक्त किस किस्म के जज्बात हैं, एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो मुसल्लत की गई है पाकिस्तान के ऊपर। अब इस पूरी सूरत हाल में जनरल बाजवा ने ज़ाहिर है कि ये मुनासिब समझा कि रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान के साथ वो एक इंटरैक्टिव सेशन करें। इससे पहले भी 1-2 मरतबा उन्होंने इस किस्म के सेशन किए। अब इतलात ये आई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इमरान खान साहब के मुतल्लिक बात भी हुई। इस हवाले से भी बात हुई कि क्या ये कोई बैरूनी साजिश थी जिसके नतीजे में ये हुकूमत गिरी, और क्या धमकी आमेज़ मरासला कोई हकीकत थी। इसके साथ साथ ये भी इतलात हैं कि इस हवाले से भी बात हुई कि अगर इमरान खान दोबारा इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल होंगे या काबिल कबूल नहीं होंगे। और उसकी वजह यह है कि बहुत से हल्के ये सोचने पर मजबूर हैं कि जिस तरीके से एक साजिश के ज़रिए इमरान खान साहब को निकाला गया, तो इसका मतलब ये है कि अगला इलेक्शन भी उनको साफ और शफाफ नहीं दिया जाएगा और उनकी हुकूमत आने से रोकने के लिए पूरा जोर लगाया जाएगा। क्योंकि अगर हुकूमत खान साहब की वापस आनी है और उसको आसानी से आने देना है, तो फिर तो इतनी बड़ी साजिश की ज़रूरत ही ना पड़ती। इसका मतलब यह है कि एक तरफ अवाम का समंदर है जो खान साहब के साथ खड़ा है और एक जानिब एक बहुत बड़ी साजिश है। तो अब इस पर इतलात हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सवालात किए गए और अगले इलेक्शन के मुतल्लिक भी सवाल किया गया कि अगला इलेक्शन मुमकिना तौर पर कब हो सकता है। और ये सारे सवालात एक ऐसे वक्त में किए गए
जब फौज को फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एक एलामिया जारी करना पड़ा था पहली मर्तबा, और उस एलामिये में कहा गया था कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर डिस्कशन हुई और किसी भी सूरत किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि फ़ौज के दरमियान और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करे। अच्छा, अब ये जो लाहौर में था इंटरैक्टिव सेशन, इसमें इतलात के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हम अगले इलेक्शन की जानिब जा रहे हैं, अगले इलेक्शन की जानिब हम बढ़ रहे हैं और लगता है कि इमरान खान वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। यानी ये सवाल जवाब सेशन में ये उनका एक्सप्रेशन था, या किसी ने सवाल किया और उसके जवाब में उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अगर इमरान खान दोबारा मुंतखब हो गए तो हम उनको खुले दिल से वज़ीर आज़म के तौर पर कबूल करेंगे। ये इतलात आई जो इंटरैक्टिव सेशन हुआ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान के साथ। यानी एक तो उन्होंने ये क्लियर किया कि मुल्क अगले इलेक्शन की जानिब जा रहा है, दूसरा ये दावा किया कि अगला इलेक्शन साफ शफाफ होगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि जब कुछ लोग शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि खान साहब का रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी, और तीसरा कि इस्टेब्लिशमेंट खान साहब को खुले दिल से कबूल करेगी। लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक ये जो इतला आई कि उन्होंने ये सब कुछ कहा, सवाल 2-3 वहीं पर खड़े हैं। नंबर 1 कि एक बैरूनी साजिश हुई जिसके मुतल्लिक हमारे इदारों को इल्म था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इंडोर्स कर दिया कि बैरूनी मुदाखलत हुई, नाकाबिले कबूल मुदाखलत थी, तो फिर ये हुकूमत कैसे गिर गई? क्या ऐसा हुआ कि अचानक जो हुकूमत 3.5 साल कायम रही, एक भी रुकन उसका नहीं टूटा, वो किस तरीके से अचानक इत्तेहादी भी अलग हो गए, फिर 20 अरकान असम्बली मुनहरिफ भी हो गए? तो ये असल में पस मंज़र में क्या कुछ चल रहा था, इसकी वजाहत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, जो जनरल बाजवा ने कहा कि अवाम के दरमियान और फ़ौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोई साजिश जो है वो कामयाब नहीं होने दी जाएगी, तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब मियाँ नवाज शरीफ ये खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश क्या कर रहे थे, कैमरों के सामने कर दी थी, कैमरों के सामने तकरीरें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि फौजी क़यादत का हुक्म नहीं मानना चाहिए पाक फौज के सिपाहियों को, यानी सिपाहियों को जनरल बाजवा के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे थे। फिर जो आपके कौम परस्त अनासिर हैं उनके साथ मिलकर बलूचिस्तान में तकरीरें कर रहे थे कि हम पाक फौज के लगाए हुए बाड़ उखाड़ फेंकेंगे, जो कि पाक फौज ने लगाए अफगान बॉर्डर पर और ईरान बॉर्डर पर बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी शहादतों के बाद। तो वहाँ पे महमूद खान अचकजई ने भी तकरीर की कि हम ये बाड़ उखाड़ फेंकेंगे। मैंगल ने भी तकरीर की कि हम इनकी जेलों को पाश पाश कर देंगे। तो पहले तो ये भी सोचना चाहिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी आर्मी को, हमारी फ़ौज को कि अवाम के दरमियान और फ़ौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश किसने की? ये किसने सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर सबसे पहले पब्लिकली किसने इल्ज़ाम लगाया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2018 का इलेक्शन रिग किया था और उसमें धांधली करवाई थी? जनरल फैज़ हमीद पर पब्लिकली किसने इल्ज़ाम लगाया कि जनरल फैज़ हमीद अदालतों के जज साहिबान से मिलते थे और उनसे मर्जी के फैसले करवाते थे? मरियम नवाज ने जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ ट्वीट्स करवाए, ट्रेंड चलवाए। इन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से ऐसे ट्रेंड चलवाए जिनका जिक्र करना भी आप ये कह सकते हैं कि ऐसे अल्फाज बोले गए इतने नामुनासिब, बदतहजीबी में जो आते हैं, नाशाइस्ता गालम गलोच, उस पर मबनी जनरल बाजवा के खिलाफ ट्रेंड चले। तो अवाम में और फ़ौज के दरमियान जो खलीज पैदा करने की कोशिश उस वक्त की गई थी, एक मुनज़्ज़म कोशिश, उसको नाकाम किसने बनाया था? अवाम ने और पीटीआई के सपोर्टर्स ने, क्योंकि पीटीआई के सपोर्टर्स ने उस वक्त फ़ौज के हक में ट्रेंड चलाए थे, जवाबी ट्रेंड, क्योंकि पीटीआई का अपना एक सोशल मीडिया सेल भी है। पीटीआई के लोग जो सोशल मीडिया सेल से ताल्लुक़ नहीं भी रखते वो बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि बुनियादी तौर पर इसकी एक बहुत बड़ी प्रेजेंस जो है
देहात में तो है ही है, लेकिन शहरों में बहुत बड़ी प्रेजेंस है। तो इस वजह से उस मूव को, जो मियां नवाज शरीफ का मूव था इस फौज को तनहा करने के लिए, वो तो पीटीआई ने नाकाम किया था। तो अब किसकी जानिब इशारा किया जा रहा है? क्या पीटीआई के उन लोगों की जानिब इशारा किया जा रहा है, या आम लोगों की जानिब इशारा किया जा रहा है जो ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और गिले शिकवे कर रहे हैं कि हमारे जो इदारे थे उनको ये बैरूनी साजिश रोकनी चाहिए थी? या ये शिकवा 22 करोड़ आवाम से किया जा रहा है? उनको कहा जा रहा है कि हमारे साथ कोई आप इस तरह के गिले शिकवे भी ना करें और हमसे ये तवक्को भी ना रखें कि हम इस साजिश को रोकते। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, असल में आप ये कह लें कि एक जो इदारे इस वक्त हीट फील कर रहे हैं, इस वक्त जो तपिश महसूस कर रहे हैं, जिस तरीके से आवाम बाहर निकली है, तो एक सूरत में आग बुझाने की कोशिश का एक हिस्सा है जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। लेकिन राय साहब, इससे क्या होगा? आप मुतअद्दिद बार ये कहते रहे और कह भी रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पीआर हो रही है, क्या हो रहा है? क्योंकि इदारों को ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? हीट भी मौजूद है, एक रेजिस्टेंस भी मौजूद है, ट्रेंड्स भी चलाए गए, कुछ लोगों ने जानबूझ के सरहद के पार से चलाए, कुछ लोग यहाँ से भी जज्बाती होकर चलाना शुरू कर दिए। लेकिन इसके लिए क्यों बार बार जाकर अपने आप को इस तरह पेश करना? फिर खबरें लगवाई जा रही हैं, आईएसपीआर उनको रिलीज़ कर रहा है। अगर पाकिस्तान की फ़ौज खामोश हो जाए तो आपको लगता है कि इस सिचुएशन के अंदर ये बातें ना हो, जितनी इस पे बात होगी, जितनी खबरें रिलीज़ की जाएंगी आईएसपीआर की तरफ से, उतना मामलात थमेंगे नहीं, बल्कि ये पर्सोनिफाई होंगे जो हो रहे हैं। देखें, किसी भी मुल्क की फ़ौज का मजबूत रहना बड़ा ज़रूरी है। किसी भी मुल्क की फ़ौज का मजबूत रहना उसकी सलामती से जुड़ा हुआ होता है। जिस मुल्क की फ़ौज मजबूत नहीं रहती वो मुल्क कायम नहीं रहते। मिडल ईस्ट में हम देख चुके हैं कि क्या हुआ मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ, जिन ममालिक की फ़ौज कमज़ोर थी या जहाँ फ़ौज एग्जिस्ट नहीं करती थी। किसी भी सूरत ये मुल्क के मफाद में नहीं है कि हमारी फ़ौज कमज़ोर हो, किसी भी सूरत मफाद में नहीं है। और खान साहब इसी जानिब इशारा कर रहे हैं, इदारों की तवज्जो दिला रहे हैं। ये जो अवाम ट्विटर पर, फेसबुक पर गिले शिकवे कर रहे हैं, ये यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस इदारे को कमज़ोर ना होने दें। जो अवाम का एतमाद हमारे इदारों को हासिल रहा है, जो रहना चाहिए, उस एतमाद को बहाल कर दें। उस एतमाद में कोई दरार नहीं आनी चाहिए। इस वक्त जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, जो ऑनेस्ट बात है कि उस एतमाद में दरार आ गई है जो नहीं आनी चाहिए, और इस दरार को ख़त्म करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप ये कह लें कि अगर किसी बदगुमानी की वजह से भी ये दरार आई है तो तब भी फ़ौज इस मुल्क का सबसे बड़ा बाअसर इदारा रही है और अभी भी सबसे ज़्यादा असर व रसूख वाला इदारा है। तो एक तरफ 22 करोड़ आवाम, उनकी ये ख्वाहिश और बिल्कुल जायज़ ख्वाहिश कि अगला इलेक्शन अनाउंस हो और फिर ये 22 करोड़ लोग मुंतखब करें कि कौन हमारा हुक्मरान होगा। ये फ़ैसला अमरीकी ना करें या कोई बैरूनी कुव्वत ना करें। और ख़ान साहब ने जो इशारा किया कि अगर ये करप्ट टोला भी नए इलेक्शन के नतीजे में मुंतखब हो जाता है, अवाम इनको मुंतखब कर लेते हैं, तो मैं उस सूरत में भी एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन हाशमी साहब, अगर ये इलेक्शन नहीं होता तो फिर तो ये कैंपेन नहीं रुकेगी, फिर तो ये मुहिम नहीं रुकेगी और इसको रोकना मुमकिन ही नहीं है। यानी ये नहीं हो सकता कि आप इतने बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां करें। कोई फ़ौज अपने अवाम को इतने बड़े पैमाने पे गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोई फ़ौज अपनी अवाम पर गोलियां चलाकर किसी तहरीक को नहीं रोक सकती, क्योंकि जब इस किस्म की तहरीकें चलती हैं तो उस वक्त इदारों को अवाम की नफ्स पर हाथ रखना होता है, उस वक्त अपना जो वक़ार है उसको भी बहाल रखना होता है और ये देखना होता है कि अवाम क्या कह रही है, क्योंकि अवाम से इदारे होते हैं, अवाम से मुल्क होता है। ये नहीं होता कि एक इदारा एक तरफ खड़ा हो और 22 करोड़ अवाम दूसरी जानिब खड़े हों। तो इसलिए बहुत सी गलतियां जिनको सुधारने का मौका अब भी मौजूद है
और अगर किसी मजबूरी के तहत भी, यानी कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग एक एक्सक्यूज़ ये पेश कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट की कोई मजबूरी हो कि अमेरिका ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए हों कि इस्टेब्लिशमेंट के पास और कोई चारा ना हो और उसने फिर इस हुकूमत को रुखसत कर दिया हो मुल्क के वसी तर मफाद में। यानी नई सी नई थ्योरी लाई जाती है। मुल्क के मफाद में सिर्फ वो काम होता है जी। जो 22 करोड़ अवाम चाह रहे होते हैं। कोई मुल्क का मफाद इस तरह नहीं होता कि 22 करोड़ अवाम ना चाह रहे हों और आप एक बैरूनी साजिश के तहत एक हुकूमत मुसल्लत कर दें। और सबसे तकलीफ दे बात क्या है अवाम के लिए, एक तो खान साहब के साथ तो लोग निकले हैं, इसका एक पहलू हाशमी साहब बहुत समझने वाला है। एक तो लोग खान साहब की मोहब्बत में निकले जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे, एक आम लोग निकले कि बैरूनी साजिश के नतीजे में हमारे एक हुक्मरान को भेजा गया उस एंटी सेंटिमेंट में। लेकिन जो सबसे अहम बात है, लोग सड़कों पर इसलिए आए हैं कि इमरान खान साहब को रुखसत करके आप किस किस्म के नए हुक्मरान लेके आए हैं। उस रिएक्शन में भी लोग निकले हैं कि खान साहब को रुखसत करके, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया, जिन्होंने मुल्क की इतनी खिदमत की, शौकत खानम हॉस्पिटल्स बनाए, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, यूएन में यूएनजीए में पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी की, इस्लामोफोबिया का मामला उठाया, मकबूजा कश्मीर के ऊपर नरेंद्र मोदी को उधेड़ के रख दिया, 5.3% पे ग्रोथ रेट लेके आगे, एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीब आवाम को रिलीफ दिया और उनको हटाकर जी ऐसे हुक्मरान मुसल्लत किए गए जिनके ऊपर 16 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम और बदतरीन शर्मनाक जमहूरियत के बाप जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, बेटा वज़ीर आला बन गया और जो सारे रिश्तेदार अजीज़ हैं वो अब मुशीर वज़ीर बन जाएंगे। तो क्या फिर इस पूरी सूरत हाल में इदारों से लोग सवाल ना करें, लोग पूछें ना कि हम क्या भेड़ बकरियां हैं कि हमारे ऊपर इस तरह से हुक्मरान, एक ही खानदान जिसके ऊपर करप्शन के इतने इल्जामात हैं, उनको इस तरह से मुसल्लत कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इदारों को अपना वकार बहाल रखना चाहिए। इन इदारों से बड़ी मोहब्बत है, फौज से लोगों को बड़ी मोहब्बत रही है। खान साहब ने कितनी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट इसलिए कहा था कि पहले दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मेरे फौजी शहीद हुए, मेरे लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मेरे फौजी शहीद हुए और मैं दोबारा इस दहशत गर्दी को और इस दहशत गर्दी की जंग को पाकिस्तान में नहीं लेके आऊँगा, वरना फिर मेरे फौजी शहीद होंगे। तो इसका मतलब है कि खान साहब की जंग फौज के खिलाफ नहीं है, खान साहब के सपोर्टर्स की जंग, अवाम की जंग फौज के खिलाफ नहीं है। ये जंग है बैरूनी साजिश के खिलाफ और बैरूनी साजिश के अंदरूनी सहूलतकारों के खिलाफ, और इसलिए कि गलतियां सुधार के पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को यकीनी बनाया जाए। राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का जलसा होने जा रहा है और उससे पहले अब जो प्लानिंग की गई है, ईद के बाद कोई बड़ा ऐलान होगा, सुनामी इस्लामाबाद का घेराव किया जाएगा, पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, जो मुत्तहिदा हुकूमत है उसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा और फिर एक ऐसी सिचुएशन हमें नज़र आ रही है इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पे टकराव हो सकता है और फिर कोई ना कोई फ़ैसला इदारों को करना पड़ेगा, पाकिस्तान की ताकतवर हलकों को करना पड़ेगा और शायद ऐसा नज़र आ रहा है कि मुत्तहिदा जो हुकूमत है वो अंडर प्रेशर आकर इलेक्शन का ऐलान कर दे। राज साहब, क्या इतलात हैं? सुनामी तैयार है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का क्या लाएमल होगा? अब ईद के बाद क्या ऐलान हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से? देखें, लावा उबल रहा है, लावा उबल रहा है और अभी तक जो आप कहते हैं कि दरिया का पार्ट है, उस दरिया के पार्ट के अंदर है, लेकिन ये लावा जितनी तेज़ी से उबल रहा है, ये इस दरिया के पार्ट से बाहर निकल गया तो इस लावे की जद में बहुत बड़े बड़े लोग आ जाएंगे और फिर आप ये कह सकते हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि जो इलेक्शन मांगा जा रहा है उसमें कोई ये नहीं कह रहा कि खान साहब को आप कामयाब करवा दें, कोई ये भी नहीं कह रहा, हालांकि साजिश के तहत हुकूमत गिरी, असूलन तो ये होना चाहिए कि साजिश नाकाम बना के खान साहब की हुकूमत वापस आती या गिरने ना दी जाती, लेकिन खान साहब ने वसी तर कौमी मफाद में ये कह दिया कि चलें अगले इलेक्शन की जानिब जाएं,
मैं इस बात पर नहीं लड़ता। लेकिन अगर अगला इलेक्शन नहीं मिलता और ये जो एक मौरूसी सियासतदान जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं ये मुसल्लत रहते हैं, तो ये बात पत्थर पर लकीर है कि अवाम इनको हुक्मरान नहीं रहने देंगे। और जो भी कुव्वत इस दरमियान में आएगी, यानी अवाम की इस एफर्ट को रोकने की कोशिश करेगी, वो कुव्वत नहीं रोक सकेगी। अवाम में इतना गम व गुस्सा है। और अब प्लानिंग ये की जा रही है पीटीआई के अंदर कि जाहिर है कि पेशावर में जलसा हो गया, फिर कराची में जलसा हो गया, फिर अब लाहौर में जलसा होने वाला है, कुछ और अजला में जलसे होंगे। लेकिन अल्टीमेटली इन जलसों में, इशारों कनायों में फ़ौज को जो पैगाम दिया जा रहा है, फ़ौज को जो पैगाम पहुंचाया जा रहा है, जो कराची के जलसे में भी जनरल कमर जावेद बाजवा से इमरान खान साहब ने सवालात किए, तो अल्टीमेटली अगर उन सवालात के जवाबात नहीं मिलते और अगर इलेक्शन 3 माह के अंदर नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि फिर ये जो कॉल है ये एक ऐसी कॉल आएगी जिसके अंदर इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी ऐसी हैपनिंग हो सकती है जो कि रोकना इदारों के बस में नहीं होगा। ये जो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोग बार बार कि 1 महीना इंतज़ार करें और खान साहब कॉल देंगे, उस कॉल के ऊपर इस तरह की हैपनिंग हो जाएगी कि किसी भी इदारे के लिए उसको रोकना मुमकिन नहीं होगा। और एक ऐसी हुकूमत जो कि अखलाकी तौर पर दिवालिया हो, जो करप्शन के सहारों पर खड़ी हो, करप्शन में लुटड़ी हो, वो तो इस किस्म की तहरीक का मुकाबला ही नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे हुक्मरान जिनके ऊपर करप्शन के दाग नहीं थे, लेकिन अवाम जब उनके खिलाफ हुई तो वो उस तहरीक के सामने नहीं खड़े हो सके। और यहाँ पर तो ऐसे हुक्मरान हैं कि जिनके ऊपर करप्शन के शवाहिद अदालतों में पेश किए जा चुके हैं, और फिर एक ही ख़ानदान के लोग पंजाब में भी मुसल्लत हो गए, वफाक में भी मुसल्लत हो गए। तो ये जो कमज़ोर सी, फ्रेजाइल सी इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये इस अवामी सुनामी के सामने नहीं खड़ी हो सकेगी। और बिल्कुल किसी भी इदारे को नहीं चाहिए कि वो ख़ुद को इस हुकूमत के साथ रिलेट करे, क्योंकि इस हुकूमत के लिए अवाम में नापसंदीदगी के जज्बात हैं। अब कोई भी इदारा जो इस हुकूमत के साथ खड़ा होगा तो ऑब्वियसली उस इदारे के लिए भी मनफी जज्बात ही उभरेंगे। एक ही वे आउट है कि पाकिस्तान को इंतशार से बचाना है, पाकिस्तान को तकसीम से बचाना है। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम सारे पाकिस्तानी हैं। इसके अंदर जो PMLN के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, PTI के लोग हैं, हर इलाके के लोग, हर सूबे के लोग, अल्टीमेटली ये पाकिस्तानी हैं। इनको तकसीम नहीं होना चाहिए। इनके अंदर जो तकसीम हो रही है इसको रोक सकती है इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज। और तरीक़ाकार ये है कि अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें। और कुछ लोग कहते हैं कि फ़ौज को इनवाइट कर रहे हैं कि सियासत में मदाखलत करें। वो तो 70 साल से ख़ुद कहते हैं कि हम मदाखलत करते हैं वरना ये मुल्क बेच कर खा जाएं। ये तो एक हकीकत है। तो इस मरतबा ये पॉजिटिवली अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें और इस मुल्क को इलेक्शन की जानिब लेकर जाएं। खान साहब को भी बिठा लें टेबल पर, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को भी बिठाएं इलेक्शन के लिए। इसलिए नहीं कि कोई कंप्रोमाइज़ हो और 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो और फिर जो जीत जाए वो हुकूमत करे। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, आज के शो था, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।